ऋषि अपने आवारा दोस्तों के साथ खड़ा होकर अपनी सेटिंग से बात कर रहा था। कॉलेज का नया लड़का उससे पता पूछने आता है। ऋषि बोलता है, यहाँ से सीधा जा, फिर टेढ़ा मुड़ और नोटिस बोर्ड पे जाकर खुद देख ले, हम तेरे नौकर हैं क्या। फिर लड़का उनसे अपना सामान उठाने के लिए मदद मांगता है। ऋषि साफ मना कर देता है और बोलता है, हम तुझे कुल्ली दिखते हैं क्या, चल भाग यहाँ से। उस नए लड़के का कॉलेज में स्वागत कितने जोरदार तरीके से हुआ है। लड़का खुद ही अपना सामान ढोकर ले जाता है। अब ऋषि के पास एक लड़की पता पूछने आती है। ऋषि का दोस्त उसे नोटिस की तरफ का रास्ता नापने को बोलता है। ऋषि दोस्त को चुप कराकर खुद उसका बैग उठाकर उसे हॉस्टल छोड़ने जाता है। रास्ते में वही नया लड़का भटका हुआ बैठा था। वह ऋषि को खुद सामान उठाते हुए देखकर सोचता है, इतना कमीना इंसान है ये, मुझे रास्ता तक नहीं बताया और मैडम को रास्ते के साथ बोझ भी उठा रहा है। ऋषि लड़के पर ताना मारता हुआ बोलता है, अबे ओ, लड़कियों पे डोरे डालने से अच्छा अपनी किताबों पे डाल, पास हो जाएगा। ऋषि की हरकत से उसके दोस्त भी हैरान हो जाते हैं। उनका दोस्त एक नंबर का लोंडियाबाज जो निकला। ऋषि लड़की को देखते हुए अपनी सीट पे जाकर बैठ जाता है। क्लास के प्रोफेसर आकर सभी को प्रॉब्लम बोर्ड के बारे में बताते हैं। क्लास के सबसे मुश्किल सवाल यहाँ लिखे जाते हैं और जो भी इन्हें सॉल्व कर देता है उसकी फोटो मैगजीन में लगती है। क्लास का टॉपर खड़ा होकर फुल कॉन्फिडेंस से बोलता है, सर ये सवाल मैं कर दूंगा। कॉलेज का नया लड़का और ऋषि एक ही कमरे में रहते हैं। लड़का बाहर से आकर कमरे की लाइट ऑन कर देता है। ऋषि चिल्लाकर लाइट बंद करने को बोलता है। लड़का कहता है, जब तक ये क्लास प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी मैं लाइट बंद नहीं करूंगा। ऋषि पूछता है, अगर ये सॉल्व हो गई तो पक्का लाइट बंद करेगा ना। ऋषि मार्कर लेकर 1 मिनट में क्लास की सबसे मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। नया लड़का भी हैरान हो जाता है। वो उसे लफंगा समझता था लेकिन ऋषि सबसे स्मार्ट लड़का निकला। सुबह प्रोफेसर भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर किसने सिर्फ एक रात में ये सॉल्व कर दिया। ऋषि उस लड़के को आगे धक्का देकर बोलता है, सर इसने किया है। सभी उसके लिए तालियां बजाते हैं। टॉपर खड़े खड़े जल रहा था। क्लास का टॉपर नए लड़के की तरक्की देखकर जल भुन जाता है। अब दूसरी बार सॉल्यूशन बोर्ड पर टीचर दूसरा मुश्किल सवाल लिखते हैं। रवि अगले दिन भी ऋषि से सवाल कराकर टॉपर और पूरी क्लास के सामने तोपची बना फिरता है। लड़कियां भी रवि को कॉफी के बहाने उसके रूम में मिलने आती हैं। नई लड़की पूजा भी रवि को कॉफी के लिए पूछने आती है। ऋषि को रवि के साथ रूम शेयर करते देख उसे 4 बातें सुना जाती है कि कुछ सीखो रवि से, तुम कहाँ और वो कहाँ। रवि पूजा के साथ कॉफी पीने जाता है लेकिन पूजा तो उससे क्लास के सवाल पूछने लगती है। रवि की तो ऐसी की तैसी हो जाती है क्योंकि सारे सवाल तो ऋषि करता था। पूरा कॉलेज उससे सवाल के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। परेशान होकर ऋषि सबको सच्चाई बता देता है कि असली इंटेलिजेंट बॉय मैं नहीं, ऋषि है। सभी सवाल ऋषि ने किए हैं, मैंने नहीं। सेमेस्टर के रिजल्ट में भी ऋषि टॉप करता है। क्लास का टॉपर ऋषि का नाम अपने ऊपर देखकर जल भुन जाता है। वह ऋषि को कॉलेज से हटाने के लिए अपने पॉलिटिशियन बाप को बुलाता है जो ऋषि को धमकी देने के लिए गुंडों के साथ आता है। अब ऋषि टॉपर अजय का पॉलिटिशियन बाप ऋषि को खरीदने आता है लेकिन ऋषि उसकी एक बात नहीं सुनता। उसके गुंडे ऋषि को धमकी देने लगते हैं। ऋषि एक एक गुंडे को अजय के बाप के सामने ही ढेर कर देता है और उसे ही उल्टी धमकी दे देता है। आज प्लेसमेंट डे पर ऋषि के दोस्त रवि की अच्छी खासी अमेरिका में नौकरी लग जाती है। उसके घर वाले भी बहुत खुश हो जाते हैं। ऋषि के पास टॉपर अजय आकर उसे अपना जॉब का पैकेज बताता है जो पूरे कॉलेज में सबसे ज्यादा 1 करोड़ सालाना था। वह ऋषि से बेट करता है कि वह उससे ज्यादा पैकेज लेकर दिखाए। ऋषि इंटरव्यू रूम में जाता है। प्लेसमेंट ऑफिसर ऋषि से पूछते हैं कि वह किस फील्ड में जॉब करना चाहता है, फिर उसी हिसाब से उसे ऑफर मिलेगा। ऋषि उन्हें ही एक ऑफर दे देता है। ऋषि अपने बैग से एक हार्ड डिस्क निकालता है जिसमें उसका पर्सनल प्रोजेक्ट था जो एक AI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कंपनी की काफी मदद कर सकता था। ऋषि उन्हें अपना फोन नंबर देकर चला जाता है। अब कंपनी का ऋषि पर कॉल आता है या नहीं वह बात ऋषि ने कंपनी को ऑफर दिया है यह सुनकर अजय ऋषि के खिलाफ एक प्लान बनाता है। इधर ऋषि अपने करियर पर फोकस करना चाहता था इसलिए वह पूजा को भी छोड़ देता है। ऋषि ने पूजा को छोड़ दिया। ये सुनकर रवि ऋषि से बात करने जाता है लेकिन ऋषि से उसकी लड़ाई हो जाती है जिससे ऋषि उस पर हाथ उठा देता है। अब ऋषि रवि और पूजा से बोलना तक बंद कर देता है। एक रात कुछ लोग कॉलेज के लॉकर से छेड़छाड़ करने लगते हैं। सुबह पुलिस को पता चलता है कि रात में कुछ पेपर्स चोरी हुए हैं। पुलिस को सबूत के तौर पर एक लॉकर की चाबी मिलती है जिसे हर लॉकर में लगाने के बाद वह ऋषि के लॉकर की निकलती है। अजय ने ही रात में कुछ लोगों को भेजकर ऋषि को फंसवाया था। प्रिंसिपल ऋषि को एक्सपेल करने वाले थे क्योंकि सभी सबूत उसके खिलाफ थे। ऋषि का करियर लगभग खत्म होने की कगार पर था लेकिन आखिरी मिनट पर पुलिस को कोई और सबूत मिल जाता है जिससे ऋषि को छोड़ दिया जाता है और आगे पढ़ाई जारी रखने को कहा जाता है। ऋषि अच्छे से एग्जाम क्लियर करता है और घर जाता है। उसको अगले दिन यूएस जाना था उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को उनकी कंपनी में इम्प्लीमेंट। ऋषि खड़ी मेहनत करके अमेरिका में ओरिजिन नाम की कंपनी तक पहुंच जाता है। आज उसके बनाए हुए ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रेजेंटेशन है। ऋषि उसकी तैयारी कर ही रहा था तभी उसके दोस्त का फोन आता है कि ऋषि के पिताजी का देहांत हो गया है। ऋषि एकदम से सहम जाता है। ऋषि और उसके पिताजी के रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे फिर भी वह उसका पिता था। ऋषि अमेरिका आते समय अपने पिता से गले भी नहीं मिल पाया था। इसका उसे बहुत दुख होता है। ऋषि आंखों में आंसू भरे अपनी प्रेजेंटेशन पूरी करता है और पहली फ्लाइट से इंडिया वापस आता है। उसकी माँ ऋषि के लिए लिखा हुआ उसके पिताजी का लेटर उसे देती है। लेटर में ऋषि के पिता ने लिखा था कि चाहे उनके बीच कितनी भी दूरियां हों लेकिन वह ऋषि से बहुत प्यार करते थे। जब ऋषि अमेरिका गया उन्हें उसकी बहुत याद आती थी। ऋषि लेटर पढ़कर रोने लगता है। ऋषि ओरिजिन कंपनी में मेहनत से काम करता है और 5 साल के अंदर सबसे युवा CEO बनकर दिखाता है। ऋषि इतनी बड़ी कंपनी का CEO बन जाता है जिससे वह पूरी दुनिया में पहचाना जाने लगा था। उसके कॉलेज के दोस्त और टीचर को भी ऋषि पर गर्व था। ऋषि अपने टीचर से रवि के बारे में पूछता है लेकिन उसके टीचर बात को इधर उधर घुमाकर रवि के बारे में कुछ नहीं बताते। ऋषि दोबारा पूछता है तो टीचर बताते हैं कि रवि के साथ बहुत बुरा हुआ है।
रवि के ऋषि का ले जाता है। ऋषि उससे माफी मांगता है और रवि को अपने साथ चलने को बोलता है, लेकिन रवि जिस घर में उसके स्वर्गवासी पिताजी की यादें हों उसे कैसे छोड़ सकता था। रवि ऋषि को मना कर देता है। रवि बताता है कि सिर्फ यही मेरे पिताजी की आखिरी यादें हैं और कुछ समय बाद ये भी मुझसे छिन जाएंगी। ऋषि पूछता है ऐसा क्यों? रवि बताता है कि पास के समुद्र में सरकार को गैस मिली है, जिसके लिए उन्होंने कंपनी को पाइपलाइन बिछाने का प्रोजेक्ट दिया है और ये कंपनी रास्ते में सभी गांवों को जबरदस्ती या तो खरीद लेती है या कब्जा कर लेती है। जो बेचने को तैयार नहीं होता उन्हें पैसे खिलाकर या डरा धमकाकर उसका घर तोड़ देती है। इसीलिए रवि कंपनी के खिलाफ अकेला अनशन पर बैठा था और लोगों को अपने घर न बेचने को प्रोत्साहित कर रहा था। ऋषि रवि की मदद करने के लिए वहाँ के चीफ मिनिस्टर से बात करता है, लेकिन चीफ भी अपने हाथ खड़े कर देता है और ऋषि को एक बिजनेसमैन विवेक मित्तल, जो गैस पाइपलाइन के प्रोजेक्ट का हेड था, उसके पास भेजता है। ऋषि और विवेक मिलते हैं। ऋषि से पहले ही विवेक बता देता है, अगर तुम इस गांव को बचाने के इरादे से आए हो तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ऋषि विवेक को चैलेंज कर देता है कि वह रवि के साथ साथ बाकी गांव का बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। वापस आते वक्त ऋषि को न्यूयॉर्क लौटने के लिए फोन आ रहे थे, इसलिए ऋषि अपना डीलिंग ऑफिस रवि के गांव में ही बना लेता है। अब से सभी क्लाइंट से मीटिंग ऋषि गांव में ही करेगा। गांव में आए दिन हेलीकॉप्टर लैंड होने लगते हैं, जिससे लोग रामवरम और उसकी परेशानी को जानने लगते हैं। पूजा एक गेम डेवलपर बन जाती है। उसके बॉस उसे गेम की लॉन्च के लिए ऋषि के साथ पार्टनरशिप करने के लिए कहते हैं, क्योंकि यहाँ पूजा ही थी जिसकी वजह से उन्हें अपॉइंटमेंट मिल सकता था। ऋषि पूजा को इतने साल बाद देखकर खुश हो जाता है, लेकिन पूजा ने ऋषि को माफ नहीं किया था, इसलिए वह ऋषि से सीधे मुंह बात नहीं करती। रिपोर्टर ऋषि से न्यूयॉर्क छोड़कर इस छोटे से गांव में ऑफिस खोलने की वजह पूछते हैं, तो ऋषि उंगली रवि की तरफ उठाकर कहता है, यह है मेरी यहाँ रुकने की वजह। रवि मेरे साथ न्यूयॉर्क नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहीं उसके साथ ऑफिस खोल लिया। सभी रिपोर्टर्स रवि की तरफ बढ़ते हैं और उससे कुछ सवाल पूछने लगते हैं। रवि नेशनल टेलीविजन पर लाइव था। उसने अपने गांव की सभी परेशानियों को टीवी के जरिए सभी लोगों तक पहुंचाया, जिससे रवि का साथ देने के लिए बाकी लोग भी रवि के साथ जुड़ने लगे। देखते देखते दूसरे गांव के लोग जो पुरानी दुश्मनी भुलाकर रवि के साथ खड़े हो जाते हैं। एक आदमी से शुरू हुआ ये छोटा सा आंदोलन अब एक नेशनल इशू बन जाता है। सेंट्रल से विवेक मित्तल को इस आंदोलन से पीछा छुड़ाने के लिए दबाव बनने लगता है। रवि के साथ आसपास के गांव के हजारों लोग एक साथ खड़े होकर विवेक मित्तल का विरोध करने लगते हैं। बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि विवेक, जिसे सर्कस समझ रहा था, अब उससे बात करने के लिए उसे खुद रामवरम आना पड़ता है। विवेक और ऋषि की बात होती है। विवेक बोलता है, तुमने रामवरम छोड़ने की बात की थी, मैं इस गाँव को छोड़ रहा हूँ, अब इस आंदोलन को बंद कराओ। ऋषि कहता है, उस समय सिर्फ एक गाँव छोड़ने को कहा था, लेकिन अब रवि के साथ सभी गाँव खड़े हैं, इसलिए सभी गाँव को छोड़ना होगा। विवेक मना कर देता है। जवाब में ऋषि भी आंदोलन न रुकने की धमकी देता है। विवेक का बात से काम नहीं बनता, इसलिए वह अगला कदम उठाता है। वह लोग जो आंदोलन में रवि की मदद कर रहे थे, सबको जमीन के 3 गुना पैसे देने और हर घर के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा करता है। विवेक के ऑफर से कुछ लोग बहक जाते हैं। रवि सभी को समझाता है कि बात पैसे की नहीं है, बात हमारे परिवार सदस्य और हमारे बड़े बुजुर्गों की है। कोई भी रवि की बात नहीं सुनता और पैसों के लालच में सभी आंदोलन छोड़ देते हैं। विवेक रवि के आंदोलन को कमजोर होते देख अपना अगला कदम उठाता है। वह रात में कुछ लोगों को भेजकर रवि को उठवा लेता है। जब ऋषि को पता चलता है तो वह उनका पीछा करता है, लेकिन तब तक विवेक के गुंडे रवि को घायल कर चुके थे। विवेक मित्तल रवि पर हमला कर देता है। रवि की हालत बहुत खराब थी। ऋषि उसे जल्द ही अस्पताल ले जाता है। रवि को बचा लिया जाता है, लेकिन उसे होश आने में कुछ दिन का वक्त लगेगा। विवेक मित्तल लाइव टेलीविजन पर इन सब का जिम्मेदार ऋषि को ठहराता है और कहता है कि ऋषि ने ही रामवरण के लोगों को मोहरा बनाकर हमसे यह प्रोजेक्ट छीनने की कोशिश की है। आखिर में विवेक जनता को भड़काने के लिए कहता है, जो ऋषि कुमार सालों तक रवि से मिलने नहीं आया, लेकिन इस प्रोजेक्ट के समय अचानक से कैसे उसे दोस्त की याद आ गई। अब रामवरण के लोग भी ऋषि के खिलाफ हो जाते हैं। वे रवि की भलाई के लिए ऋषि को वापस जाने को कहते हैं। ऋषि लोगों का ऐसा व्यवहार देखकर निराश होकर जाने लगता है। ऋषि की माँ उसे वापस जाने से रोकने के लिए उसके पिता की कहानी बताती है। ऋषि की माँ कहती हैं, तुम्हारे पिता गरीब इंसान नहीं थे, बल्कि वे कुछ समय में कलेक्टर की पोस्ट पर नियुक्त होने वाले थे, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी पोस्ट को छोड़कर आम किसान लोगों के आंदोलन में मदद की, जिससे वे अपनी पोस्ट गंवा बैठे। भले ही वे पैसे के मामले में हारे हुए थे, लेकिन उन्होंने सच्चाई का साथ दिया और कभी हार नहीं मानी। इस वजह से वे आज भी मेरी नजरों में विजयी इंसान हैं। तुम ऐसे ही हार नहीं मान सकते। ऋषि पर उसकी माँ की बातों का गहरा असर पड़ा। उसने अपनी फ्लाइट कैंसिल कराई और अगले दिन अकेले ही आंदोलन पर बैठ गया। ऋषि अकेला ही विवेक के खिलाफ अनशन पर बैठ जाता है। गांव का दलाल मंत्री अपने लोगों को बोलकर उसे अनशन से उठवाने की कोशिश करता है, लेकिन ऋषि अब सत्याग्रह के आंदोलन को जैसे को तैसा मतलब हिंसक आंदोलन बना देता है। ऋषि मंत्री के सभी गुंडों की धुलाई कर देता है। विवेक यह सोचकर ध्यान नहीं देता कि ऋषि अकेला है, क्या ही कर लेगा। ऋषि 24 घंटे बिना खाए पिए बैठा रहता है, लेकिन एक भी आदमी उसका साथ देने के लिए नहीं आता। सुबह एक दादा आकर ऋषि को नाश्ता करने को कहते हैं। दादा अपना बड़ा सा हल लेकर चले जाते हैं। ऋषि हैरान था कि आखिर दादा हल का क्या करने जा रहे हैं, जबकि पूरा गाँव खेती करना छोड़ चुका है। ऋषि उनके पीछे पीछे चलते चलते उनके खेत को देख हैरान हो जाता है। पूरे बंजर जमीन के बीचों बीच दादा ने मेहनत से हरा भरा खेत तैयार कर रखा था। ऋषि उनसे कहता है, आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं जब आपकी जमीन कुछ दिनों में छिनने वाली है। दादा ऊंची आवाज में कहते हैं, ये जमीन नहीं है, ये मेरी माँ है, और जो मुझे मेरी माँ से दूर करेगा उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऋषि दादा का जोश देखकर हैरान रह जाता है। उसे इस गांव को बचाने की एक आखिरी उम्मीद दिखती है। ऋषि सभी को एक ऑफर देता है कि वह सभी की जमीन 5 साल के लिए किराए पर लेगा और प्रति एकड़ 25 लाख रुपए देगा।